ओके, सो गुड मॉर्निंग वंस अगेन। और अब हमको नेक्स्ट टॉपिक डिस्कस करना है कि जैसे कि हमने इन्फ्लेमेशन के बारे में देख रहे थे, तो अब हमको देखना है कि बेसिकली जब इन्फ्लेमेशन होता है तो हमारा टिश्यू वगैरह जो है वो डैमेज कैसे होता है, और क्या क्या हमारे बॉडी के अंदर कंसिक्वेंसेस वगैरह होते हैं, उन सब के बारे में थोड़ा सा डिस्कस करेंगे हम। तो जैसा कि हम देखते हैं आज के टॉपिक में कि टिश्यू डैमेज हो कैसे रहा है। ठीक है, टिश्यू डैमेज जो है हमारे बॉडी के अंदर ये बेसिकली हो कैसे रहा है, हम बेसिकली ये डिस्कस करते हैं आज। तो जैसे कि यहाँ पे एक छोटी सी फिगर हम बनाते हैं, जैसे कि ये हमारा, सपोज करो कि ये हमारा टिश्यू है। ठीक, ये एक हम टिश्यू बना रहे हैं समझाने के लिए कि कैसे बेसिकली क्या होता है, डैमेज वगैरह कैसे होते हैं टिश्यू। सपोज ये टिश्यू हो गया हमारे ये टिश्यू है। अब इस टिश्यू के अंदर आप ये टिश्यू जो होते हैं, टिश्यू के अंदर जो इंटरनल लाइनिंग्स होती है, ये अंदर वाली लाइनिंग है, इनको हम लोग कहते हैं एंडोथेलियल सेल्स। इसको कहते हैं हम लोग, ये जो अंदर होते हैं इसको कहते हैं हम लोग एंडोथेलियल सेल्स कहते हैं। तो अब जैसे क्या होता है कि जब भी हम बताए थे कि जैसे जब भी क्या होगा, इन्फ्लेमेशन होता है बॉडी में, ठीक है, जब भी इन्फ्लेमेशन होता है तो जो वैस्कुलर परमिएबिलिटी होती है, वैस्कुलर परमिएबिलिटी होती है, वो हमेशा क्या होती है, इंक्रीज़ हो जाती है। इंक्रीज यानी कि बढ़ जाती है। वैस्कुलर परमिएबिलिटी यानी कि जो हमारा वो होते हैं वेसल्स होते हैं, उनकी परमिएबिलिटी बढ़ जाती है, वो क्या हो जाते हैं, फूल के बड़े हो जाते हैं। तो वही हमको बेसिकली देखना है। तो जैसे कि हमने बात की थी अभी कुछ देर पहले, हमने बात की थी एक उसकी डैम्स प्रोटीन की, डैम्स की, और एक बात की थी हमने पैम्स की। दो चीज़ की बात की थी हमने, मतलब कि जो प्रीवियस वीडियो था उसके अंदर डैम्स और पोएम्स के बारे में। तो क्या होता है कि ये जो डैम्स होते हैं, ये डैम्स सेल के अंदर क्या करेंगे कि ये जो डैम्स हैं ये मैक्रोफेजेस का रिलीज़ करते हैं सेल के अंदर। क्या करेंगे, रिलीज़ करेंगे मैक्रोफेजेस। सपोज ये मैक्रोफेजेस है, तो ये मैक्रोफेजेस का रिलीज़ करेंगे। अब ये जो मैक्रोफेजेस होते हैं ये क्या करते हैं कि जो पैथोजन होता है उसको खाने का काम करते हैं। ठीक है, जो डैम्स होते हैं, जब डैम्स जो जैसे आए तो डैम्स जो हैं वो बेसिकली रिलीज़ करते हैं किसको, मैक्रोफेजेस, जिनकी वजह से मैक्रोफेजेस जो होते हैं वो रिलीज़ होते हैं। तो ये जो मैक्रोफेजेस जो रिलीज़ हुए ये क्या करते हैं कि जो पैथोजन है उसको खा जाते हैं, यानी ईट अप द पैथोजन जो होते हैं, पैथोजन को खा जाएंगे। उसके साथ साथ जो पैम्स होते हैं, अब ये पैम्स क्या करेंगे, पैम्स के बारे में हमने बताया था कि ये जो है ये मास्ट सेल पे बेसिकली एक्ट करते हैं। मास्ट सेल्स पे एक्ट करते हैं, और ये मास्ट सेल्स क्या करते हैं कि ये मास्ट सेल्स इसके अंदर इन्फ्लेमेटरी मेडिएटर्स जो हैं उनको जो है एक्टिवेट करते हैं। मास्ट सेल्स जो है अंदर, तो इन्फ्लेमेटरी मेडिएटर्स में क्या क्या आ जाते हैं, इन्फ्लेमेटरी मेडिएटर्स की अगर बात करें तो इसके अंदर जैसे आ जाएंगे तुम्हारे हिस्टामीन्स। हिस्टामीन्स इन्फ्लेमेटरी मेडिएटर होता है। इसके अलावा सेरोटोनिन, सेरोटोनिन भी एक तरह का इन्फ्लेमेटरी मेडिएटर होता है। इसके अलावा साइटोकाइंस, साइटोकाइंस हो गए, ये भी इन्फ्लेमेटरी मेडिएटर है। इनके अलावा प्रोस्टाग्लैंडिन, प्रोस्टाग्लैंडिन हो गया, ये रिलीज हुआ। इनके अलावा और क्या होता है, ल्यूकोट्राइन्स होते हैं, ल्यूकोट्राइन्स। तो ये सारे क्या हैं, ये सारे इन्फ्लेमेटरी मेडिएटर्स होते हैं जो कि मास्ट सेल जो है वो
रिलीज़ करेगा। और जैसे हमने बताया था कि टिश्यू डैमेज होता है तो वैस्कुलर परमिबिलिटी जो होती है वो इंक्रीज़ हो जाती है। वैस्कुलर परमिबिलिटी जो इंक्रीज़ हो जाएगी, तो जैसे ये सपोज़ करो ये ब्लड वेसल्स है कोई, तो ब्लड वेसल्स है तो इसमें क्या हो जाएगा, ये इंक्रीज़ हो जाएगी दोनों साइड से। इसकी जो साइज़ है वो क्या हो जाएगी, इंक्रीज़ हो जाएगी, फैल जाएगी। अगर ऐसे हुआ तो ये क्या हो जाएगी, फैल जाएगी। फैलने के साथ साथ क्या हो जाता है, इसके अंदर एक नाइट्रिक ऑक्साइड का भी रिलीज़ होता है। यहाँ पे ये क्या है, नाइट्रिक ऑक्साइड। नाइट्रिक ऑक्साइड का रिलीज़ होता है। ये नाइट्रिक ऑक्साइड क्या करता है, वैसोडाइलेशन का काम करता है। वैसोडाइलेशन यानी वेसल्स जो होती हैं उनको डायलेट कर देता है। तो ये भी देखो वेसल्स को डायलेट कर रहा है, पर अगर टिश्यू डैमेज हुआ है तो टिश्यू डैमेज होने के साथ साथ वैस्कुलर परमिएबिलिटी जो है वो भी इंक्रीज़ कर गई है, जिसकी वजह से क्या हो जाएगी, इसकी जो लेंथ है वो इस तरह से बढ़ जाएगी। तो ये एक हो गया तुम्हारा बेसिक कॉन्सेप्ट हो गया। अब क्या होता है कि अब जैसे कि एक बार फिर से हम वही फिगर बना रहे हैं थोड़ा सा। जैसे सपोज़ करो ये वही है एंडोथेलियल सेल्स के बारे में और ब्लड वेसल्स वगैरह जो हैं सपोज़, ठीक है। ये हो गया एंडोथेलियल सेल्स, यहाँ पे ये ब्लड वेसल्स वगैरह इसके अंदर है। तो अब जैसे क्या होता है कि यहाँ पे इसके अंदर ये जो ब्लड वेसल्स है, तो ब्लड वेसल्स के अंदर क्या होगा, ब्लड वेसल्स के अंदर भाई रेड ब्लड सेल्स होंगे यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे रेड ब्लड सेल्स होंगे। इसके साथ साथ और क्या हो सकता है, यहाँ पे तुम्हारे वाइट ब्लड सेल्स भी होंगे इसके साथ साथ, ठीक है। तो यहाँ पे ये जो होते हैं ये ट्रैवल करते रहते हैं, इधर ट्रैवल करते रहते हैं पूरे उसके अंदर ब्लड वेसल्स के अंदर। आरबीसी डब्ल्यूबीसी जो है वो ट्रैवल कर रहे हैं। तो क्या होता है कि ये ट्रैवल कर रहे हैं, तो यहाँ पे मतलब कि जो एंडोथेलियल जो लेयर होती है यही है एंडोथेलियल सेल ये। तो जो एंडोथेलियल सेल है, इन्फ्लेमेशन के वक्त इसमें क्या होते हैं, इस तरह के एक प्रोटीन्स का फॉर्मेशन होता है, इस तरह का एंडोथेलियल सेल्स के अंदर ऐसे ऐसे क्या होते हैं, प्रोटीन्स के फॉर्मेशन होते हैं। इन प्रोटीन्स को हम लोग कहते हैं एडेशन प्रोटीन। इनको कहते हैं क्या, हम बेसिकली एडिशन प्रोटीन्स कहते हैं। ठीक है। तो अब जैसे कि डिफरेंट तरह के यहाँ पर हमने बताया कि रेड ब्लड सेल्स और वाइट ब्लड सेल्स यहाँ पे ट्रैवल करते हैं, तो इसी के अंदर तुम्हारे न्यूट्रोफिल्स भी होंगे भाई, न्यूट्रोफिल्स भी तो उसी का पार्ट है, तो न्यूट्रोफिल्स होंगे। तो ये न्यूट्रोफिल्स इन एडिशन प्रोटीन की वजह से यहाँ पे आकर सरफेस पे यहाँ पे इस तरह से अटैच हो जाते हैं, जो न्यूट्रोफिल्स होते हैं। ये एडिशन प्रोटीन की वजह से हुआ, ये जो एडिशन प्रोटीन यहाँ पे डेवलप हो गया जिसकी वजह से ये अटैच हो गया। इन एडिशन प्रोटीन के यहाँ पे जुड़ने की वजह से अब ये न्यूट्रोफिल्स होते हैं, यहाँ पे जो माइक्रोबियल प्रोडक्ट होता है उस मतलब कि जैसे मान लो यहाँ पे जुड़े हुए हैं, अब मान लो इन्फ्लेमेशन हुआ है, तो जो माइक्रोबियल प्रोडक्ट्स वगैरह रहेगा उन माइक्रोबियल प्रोडक्ट्स को क्या करेंगे, ये ख़त्म करने का काम करते हैं ये न्यूट्रोफिल्स। इसे ख़त्म करेंगे यहाँ पे जुड़कर। जैसे सपोज़ करो यहाँ पे डैमेज हुआ है, तो कोई ब्लड वेसल्स वगैरह डैमेज हुई होगी, तो सपोज़ करो यहाँ अटैच हुए हैं। अटैच होने के बाद यहाँ पे जो माइक्रोबियल प्रोडक्ट होंगे, यहाँ पे माइक्रोबियल प्रोडक्ट होंगे, इन माइक्रोबियल प्रोडक्ट्स को ये क्या करते हैं, ख़त्म करते हैं, किसके थ्रू, कीमोकाइंस के थ्रू क्या करेंगे, इसे यहाँ पे ये ख़त्म करने का काम करेंगे बेसिकली, ये जो न्यूट्रोफिल्स होते हैं। और यहीं से फिर ये न्यूट्रोफिल्स जो रहते हैं, यहाँ की सपोज़ करो यहाँ पे जो वॉल होती है, इस वॉल के बीच में गैप रहता है, इस वॉल में से सपोज़ करो ये जो वॉल है इसको यहाँ कंसीडर करो, मतलब होती तो ऐसे ऊपर हम बता रहे हैं कि ये मतलब कि सेल के अंदर जो है वो बाहर मतलब कि ब्लड वेसल्स से निकल के सेल के अंदर पहुँच जाते हैं। तो ऐसे ही ये न्यूट्रोफिल जो हैं ये क्या होते हैं, यहाँ से धीरे से स्केप करके बाहर निकल जाते हैं, स्केप करके ये बाहर आ जाते हैं जो न्यूट्रोफिल्स होते हैं। तो इस प्रोसेस को बेसिकली हम लोग कहते हैं एक्सट्रावेजेशन कहते हैं, इसको कहते हैं हम लोग एक्सट्रावेजेशन। ये निकल के बाहर चले जाते हैं। तो ये ऐसा जो होता है वो होता है इन्फ्लेमेशन के वक्त। मतलब इन्फ्लेमेशन में इस तरह से होता है कि मतलब कि परमिएबिलिटी बढ़ जाती है, तमाम तरह के जो मास सेल्स वगैरह होते हैं वो इन्फ्लेमेटरी मेडिएटर्स को रिलीज़ करते हैं और
न्यूट्रोफिल्स जो होते हैं उनका रिक्रूटमेंट होता है, वो जाके एडिशन प्रोटीन के हेल्प से क्या करते हैं कि वॉल्स में अटैच हो जाते हैं, और अटैच होने के बाद वहाँ पे ये माइक्रोबियल प्रोडक्ट्स वगैरह रहता है उसको ये ख़त्म करने का काम करते हैं, और फिर वो सेल से बाहर चले आते हैं। तो ये होता है। इसके अलावा जैसे टिश्यू जो है वो डैमेज हो रहा है, तो वहाँ पर हो क्या रहा है वो देखना है कि अगर टिश्यू डैमेज हो रहा है तो वहाँ होता क्या है। तो सपोज दैट कि सपोज ये हमारा सरफेस है, ठीक है, सेल सरफेस है। अब सेल सरफेस में सपोज करो इस पर्टिकुलर जगह पे क्या है, यहाँ पे जो टिश्यू है वो डैमेज हुआ है, यहाँ पे पर्टिकुलर जगह पे, यहाँ पे डैमेज हुआ है, मतलब जो भी हुआ है यहाँ पे डैमेज कॉज हुआ है। ये सेल सरफेस है, यहाँ पे डैमेज कॉज हुआ है। इस डैमेज के साथ साथ यहाँ तमाम तरह के सब्सटेंस वगैरह रहते हैं, वो भी रिलीज़ आउट रहते हैं। यहाँ पे तमाम तरह के मॉलिक्यूल्स वगैरह रहेंगे, ठीक है, इस तरह से रिलीज़ आउट रहते हैं। माइक्रोबियल प्रोडक्ट्स वगैरह भी रहते हैं, और भी चीज़ें रहती हैं यहाँ पे इस तरह से रिलीज़ आउट रहती हैं सेल के पास। तो सपोज़ करो ये टिश्यू डैमेज हुआ है, यहाँ पे चोट लगी हुई है, कुछ भी हुआ है, यहाँ पे इस तरह से डैमेज हुआ है तो जैसे कि यहाँ पे डैमेज हुआ है। तो अब जैसे क्या होते हैं कि यहाँ पे सपोज़ करो न्यूट्रोफिल्स हैं, यहाँ पे न्यूट्रोफिल्स वगैरह हैं। अब ये न्यूट्रोफिल्स क्या करेंगे, ये जैसे कि अब यहाँ डैमेज हुआ है तो यहाँ पे तमाम तरह के इन्फ्लेमेटरी मेडिएटर्स हैं, उनका भी रिक्रूटमेंट होगा, और उसके साथ साथ यहाँ पे पैथोजन वगैरह का भी रहेंगे। भाई जब इन्फ्लेमेशन हुआ है तो पैथोजन वगैरह रहते हैं। तो न्यूट्रोफिल्स क्या करते हैं कि जो ये डैमेज वाला एरिया होता है, जो डैमेज वाला एरिया होता है, जो एरिया जो होता है वो डैमेज हो जाता है इस तरह से, तो ये न्यूट्रोफिल्स जो होते हैं इस डैमेज एरिया के ऊपर धीरे धीरे ट्रांसपोर्ट होते हैं। ट्रांसपोर्ट कैसे होते हैं, अब यहाँ से सपोज़ करो ये न्यूट्रोफिल है, ठीक है, ये न्यूट्रोफिल है। अब ये न्यूट्रोफिल जो है वो यहाँ पे जाएगा डैमेज वाले एरिया पे। डैमेज वाले एरिया पे कैसे जाएगा, ग्रेडियंट्स, क्योंकि इन्फ्लेमेटरी ग्रेडियंट्स ऑफ इन्फ्लेमेटरी मेडिएटर्स, तो ग्रेडियंट्स जो इन्फ्लेमेटरी मेडिएटर्स के होते हैं वो इस जगह पे हाई होंगे यहाँ पे, क्योंकि भाई यहाँ पे इन्फ्लेमेशन हुआ है तो ये यहाँ पे मूव करेगा न्यूट्रोफिल यहाँ पे आया, इस जगह पे सपोज करो यहाँ आ गए न्यूट्रोफिल भाई साहब जो है यहाँ पे आ गए। अब ये न्यूट्रोफिल जो हैं ये क्या रहते हैं, ये हमेशा भूखे रहते हैं। ये क्या रहेंगे, भूखे रहेंगे, इनको भूख लगी रहती है। तो ये क्या करेंगे कि ये फैगोसाइटोसिस के थ्रू फैगोसाइटोसिस के प्रोसेस के थ्रू क्या करते हैं कि जो कोई पर्टिकुलर पैथोजन होता है यहाँ पे, जैसे सपोज़ करो यहाँ पे कोई पैथोजन वगैरह है, क्योंकि ये हंग्री होते हैं, तो हंग्री होने की वजह से क्योंकि इनको भूख लगी रहती है, तो ये क्या करेंगे कि फैगोसाइटोसिस के थ्रू उस पर्टिकुलर पैथोजन को क्या करेंगे, खा जाएंगे। जैसे ये हो गया, और यहाँ पे हम बना दे रहे हैं ये, इन्होंने क्या किया, उस पर्टिकुलर पैथोजन को इनगल्फ कर लिया फैगोसाइटोसिस के थ्रू। किसने, न्यूट्रोफिल्स ने। ये तो हमारे न्यूट्रोफिल्स हैं, इन्होंने क्या किया, फैगोसाइटोसिस के थ्रू खा लिया, और खाने के बाद फिर ये क्या करते हैं, खा लिया और खाने के बाद सुसाइड कर लेते हैं जाके। सुसाइड यानी कि एपोप्टोसिस, इनका एपोप्टोसिस हो जाता है, सुसाइड कर लेते हैं। तो पैथोजन को तो गटके थी, और पैथोजन के साथ साथ खुद भी चले गए। तो क्या होता है, जो पैथोजन होता है वो ऑटोमेटिक क्या होता है, डिस्ट्रॉय कर जाता है। तो एक काम तो ये होता है। अब इसके अंदर दूसरा एक प्रोसेस क्या चलता है, दूसरे प्रोसेस में क्या होता है, सॉल्युबल प्रोटीन्स होते हैं। सॉल्युबल प्रोटीन्स होते हैं। ये सॉल्युबल प्रोटीन जो है ये एक्टिवेट करते हैं कॉम्प्लीमेंट प्रोटीन का। कॉम्प्लीमेंट प्रोटीन्स या फिर कॉम्प्लीमेंट सिस्टम।
ये सॉल्युबल प्रोटीन क्या करेंगे, या तो कॉम्प्लीमेंट प्रोटीन का या फिर कॉम्प्लीमेंट सिस्टम जो होते हैं उनका ये रिक्रूटमेंट करते हैं, उनको ये मतलब किस तरह से एक्टिवेट करेंगे। और ये तभी एक्टिवेट होता है कॉम्प्लीमेंट सिस्टम जब पैथोजन कोई प्रेजेंट होता है। पैथोजन नहीं रहेगा, नॉर्मल रहेगा, तब नहीं एक्टिवेट होगा। यानी कि एक्टिवेट होता है इन प्रेजेंस ऑफ पैथोजन, एक्टिवेट इन प्रेजेंस ऑफ पैथोजन। यानी अगर कोई पैथोजन होगा तभी ये मतलब कि ये जो कॉम्प्लीमेंट सिस्टम है ये बॉडी के अंदर एक्टिवेट होगा। तो जब ये सिस्टम जो है ये एक्टिवेट होता है, मतलब कॉम्प्लीमेंट सिस्टम जो है ये एक्टिवेट हुआ पैथोजन के प्रेजेंट में, तो ये क्या करेगा, ये अट्रैक्ट करता है। किस चीज़ को अट्रैक्ट करेगा, एक ही चीज़ है अट्रैक्ट करने वाली, वो है ल्यूकोसाइट। तो अट्रैक्ट करेगा ल्यूकोसाइट को, अट्रैक्ट करेगा ल्यूकोसाइट्स को अपनी तरफ, और इसके साथ साथ हेल्प करता है ऑप्टिमाइजेशन के लिए, ऑप्टिमाइजेशन के लिए भी हेल्प करता है। यानी एक तो ल्यूकोसाइट जो होता है उसको भी ये वो करेगा, एक तो ये ल्यूकोसाइट जो होता है उसको भी एक्टिवेट करेगा, और दूसरा ये ऑप्टिमाइजेशन में भी हेल्प करता है, मतलब ऑप्टिमाइज़ करता है सिस्टम को। और ऑप्टिमाइज़ करने के बाद फिर क्या करेगा ये कि जो माइक्रोब्स वगैरह होते हैं उनके साथ बाइंड करेगा, बाइंड्स विथ माइक्रोब्स वगैरह जो उनके साथ बाइंड करेगा, जिससे जो ल्यूकोसाइट है वो आसानी से उन माइक्रोब्स को खा सके। मतलब कि जो माइक्रोब्स वगैरह हैं उनके साथ जाकर ये बाइंड करेगा, और बाइंड करने के बाद ऐसा ये मतलब कि एनवायरनमेंट प्रिपेयर करता है कि such that leukocyte can easily eat them। मतलब ल्यूकोसाइट जो है इनको खा सके आसानी से। या तो ये काम करेगा, या इसके अलावा एक काम ये और भी करता है, क्या करेगा, डायरेक्टली क्या करेगा, पैथोजन को किल करेगा। या तो ल्यूकोसाइट के थ्रू किल कर रहा है, या फिर डायरेक्टली किल द पैथोजन। ये डायरेक्टली क्या करेगा, पैथोजन को किल करेगा। तो ये बेसिकली एक तरह से इन्फ्लेमेशन का एक हमने बताया कि इन्फ्लेमेशन के अंदर ये चीज़ें होती हैं। अब जैसे हमने दो चीज़ बताया था, मतलब जब हम बता रहे थे तो हमने बताया था कि दो तरह के सेल्स होते हैं। एक तो मैक्रोफेजेस होते हैं, जब हमने बताया था वो जैसे मोनोसाइट जो था, तो जैसे हम ल्यूकोसाइट्स की बात कर रहे हैं, तो ल्यूकोसाइट के अंदर हमने ग्रैनुलोसाइट देखा था और एक देखा था ग्रैनुलोसाइट। तो ग्रैनुलोसाइट के अंदर तमाम थे, न्यूट्रोफिल्स वगैरह थे और इस्नोफिलोस ये सब थे, तमाम थे। तो एक तो इसमें हमने ये ग्रैनुलोसाइट का हमने न्यूट्रोफिल्स के बारे में बताया कि ये न्यूट्रोफिल्स जो है इस तरह से काम करते हैं। अब एक ग्रैनुलोसाइट जो था, एक ग्रैनुलोसाइट के अंदर फिर हमने देखा था एक के मोनोसाइट के अंदर मैक्रोफेजेस थे और डेंड्रिटिक सेल्स थे। तो अब हमको एक बार ये भी देखना है कि जो डेंड्रिटिक सेल्स होते हैं वो कैसे काम करते हैं। इसमें तो फैगोसाइटोसिस हो गया मैक्रोफेजेस के थ्रू, न्यूट्रोफिल वगैरह हो गया। अब एक डेंड्रिटिक सेल्स भी थे, तो डेंड्रिटिक सेल्स जो होते हैं वो कैसे काम करते हैं बॉडी में, वो भी एक बार देखते हैं कि डेंड्रिटिक सेल्स जो है वो कैसे काम करते हैं। इसमें भी फिर से हम वैसे ही चलेंगे कि सपोज करो कि हम बना रहे हैं एक सेल का सरफेस, ये सेल सरफेस हमने बना दिया, और यहाँ पे हमको बनाना है कि जैसे डैमेज हुआ है, जैसे इस जगह पे यहाँ पे सपोज करो ये सेल डैमेज हुआ है। सेल जब डैमेज होता है तो सेल डैमेज के साथ साथ यहाँ पे एक और सेल का रिक्रूटमेंट होता है। सपोज करो ये सेल एक है, इसको हम लोग कहते हैं डेंड्रिटिक सेल्स। इनको क्या बोलते हैं, डेंड्रिटिक सेल्स कहते हैं। इनका भी यहाँ पे रिक्रूटमेंट होता है। अब ये डेंड्रिटिक सेल्स जो हैं ये रिक्रूट हुए। ये डेंड्रिटिक सेल्स जो होते हैं ये क्या करते हैं कि ये लिम्फोसाइट को एक्टिवेट करके उनकी क्वांटिटी बॉडी में बढ़ाते हैं। यानी ये क्या करेंगे, लिम्फोसाइट लिम्फोसाइट्स को एक्टिवेट करते हैं, और बेसिकली कौन से टी लिम्फोसाइट जो होते हैं, जो टी लिम्फोसाइट होते हैं उनको एक्टिवेट करते हैं।
अब ये जो है ये फर्दर क्या करेंगे कि ये एडॉप्टिव इम्यून सिस्टम जो होता है उसको एक्टिवेट करते हैं। एडॉप्टिव इम्यून सिस्टम जो होता है एडॉप्टिव इम्यून सिस्टम जो होता है ये बेसिकली उसका एक्टिवेशन करते हैं, ठीक है, एडॉप्टिव इम्यून सिस्टम का। तो अब एडॉप्टिव इम्यून सिस्टम जो है वो एक्टिवेट हुआ। अब एडॉप्टिव इम्यून सिस्टम जो है जब वो एक्टिवेट होता है तो एक्टिवेट वो मतलब कि एक्टिवेट होने के कुछ दिनों के बाद ये क्या होता है, अपना काम स्टार्ट करता है। यानी कि इसको हम कह सकते हैं स्टार्ट्स इन फ्यू डेज, ठीक है। जो एडॉप्टिव इम्यून सिस्टम होता है यानी कि जो हमारे बॉडी में सिचुएशन के बेस पे क्या करता है, अडॉप्ट करता है, ये कुछ दिन में स्टार्ट होता है। अब स्टार्ट होने के बाद ये कहाँ पे काम करता है, हमारे प्लाज्मा में। जो हमारे बॉडी का जो प्लाज्मा होता है, पता ही है कि ब्लड के अंदर प्लाज्मा होता है, प्लाज्मा में तमाम तरह के प्रोटीन पाए जाते हैं, तो वहाँ पे ये फिर काम करता है। वहाँ पे क्या होता है कि प्लाज्मा जो होता है, अब ये प्लाज्मा से क्या रिलीज़ करेगा, प्लाज्मा से रिलीज़ करता है ये डिफरेंट तरह के प्लेटलेट्स और क्लॉटिंग फैक्टर। प्लेटलेट्स और डिफरेंट क्लॉटिंग फैक्टर्स को ये क्या करेगा, रिलीज़ करेगा। डिफरेंट तरह के क्लॉटिंग फैक्टर्स को ये रिलीज़ करेगा। तो ये क्लॉटिंग फैक्टर जब रिलीज़ होंगे और ये प्लेटलेट रिलीज़ होंगे तो ये बेसिकली क्या करते हैं कि ये प्रिवेंट करते हैं किस चीज़ को, पैथोजन को ब्लड स्ट्रीम में दोबारा घुसने से। तो ये क्या करेंगे, प्रिवेंट्स द पैथोजन फ्रॉम एंटरिंग ब्लड स्ट्रीम। ये क्या करेंगे, ये पैथोजन को प्रिवेंट करते हैं कि ये दोबारा से ब्लड स्ट्रीम के अंदर ये एंटर ना करें। और यही जो बेसिकली हैं ये क्या करते हैं, इसी तरह से सब कुछ मिला जुला के ये फ्रेमवर्क बनाते हैं। फ्रेमवर्क बनाते हैं हमारे टिश्यू रिपेयर का, जो हमारा टिश्यू डैमेज हो गया है उसका फ्रेमवर्क तैयार करते हैं। ये तैयार करते हैं फ्रेमवर्क फॉर टिश्यू रिपेयर। ठीक है, ये हमारा फ्रेमवर्क तैयार करते हैं जिससे हमारा टिश्यू जो है वो रिपेयर होता है। और इसी के साथ साथ फिर क्या होता है, जब टिश्यू हमारा रिपेयर होना स्टार्ट होता है तो जो क्लॉट वुंड होता है वहाँ पे ब्लीडिंग जो है हमारी धीरे धीरे बंद हो जाती है। ठीक है, तो जो हमारा वुंड्स होता है वहाँ पे क्लॉटिंग हो जाती है। वुंड्स जो होता है वहाँ पे क्लॉटिंग हो जाती है और ब्लीडिंग जो है स्टॉप हो जाती है। ब्लीडिंग स्टॉप हो जाती है, यानी कि जो यहाँ पे टिश्यू इस तरह से डैमेज हुआ था, अब यहाँ पे क्लॉटिंग फैक्टर वगैरह आ गए, जैसे फिब्रिन वगैरह हैं, उन्होंने क्या कर दिया यहाँ पे इस तरह से इसे फिब्रिन का मिशवर्क वगैरह यहाँ पे बना दिया और जो हमारी ब्लीडिंग थी वो स्टॉप हो गई यहाँ पे इस तरह से। ये ब्लीडिंग जो है यहाँ पे स्टॉप कर देता है। तो ये था डेंड्रिटिक सेल के बारे में कि डेंड्रिटिक सेल जो होता है वो टी लिम्फोसाइट जो होता है उसका एक्टिवेशन करते हैं। ये क्या करेगा, ये एडेप्टिव इम्यून सिस्टम को एक्टिवेट करेगा। एडेप्टिव इम्यून सिस्टम जो होता है एक बार एक्टिवेट होने के बाद कुछ दिनों के बाद बॉडी के अंदर ये स्टार्ट हो जाता है। स्टार्ट होते ही ये प्लाज्मा के अंदर क्या करेगा, रिलीज़ करता है प्लेटलेट का और डिफरेंट टाइप ऑफ क्लॉटिंग फैक्टर्स वगैरह होते हैं उनका ये रिलीज़ करेगा। और रिलीज़ करने के साथ साथ फिर क्या होता है, जब इस तरह के प्लेटलेट और क्लॉटिंग फैक्टर वगैरह रिलीज़ होते हैं तो ये क्या करेंगे, फिर ये पैथोजन को प्रिवेंट करते हैं ब्लड स्ट्रीम में एंटर करने से। यानी कि पैथोजन जो होता है वो ब्लड स्ट्रीम में इनकी वजह से एंटर नहीं कर पाता है फिर से। और यही हमारे टिश्यू रिपेयर का बेसिकली फ्रेमवर्क का फॉर्मेशन होता है। यहाँ पर टिश्यू रिपेयर का फ्रेमवर्क होता है और इसके साथ फिर क्या होता है कि जो वुंड वगैरह होती है उनकी क्लॉटिंग जो है वो आसानी से हो जाती है और ब्लीडिंग जो हमारी होती है वो क्या हो जाती है, रुक जाती है। ब्लीडिंग रुक जाती है, हमारा टिश्यू जो है वो रिपेयर हो जाता है। और यही सारा प्रोसीजर जो हमने बताया, यही सारा प्रोसीजर जब बॉडी के अंदर हमारे होता है तो हमारी बॉडी के अंदर क्या क्या होता है, हमारी बॉडी के अंदर होती है पेन, ठीक है,
रेडनेस होती है। इसके अलावा स्वेलिंग होती है, इसके साथ साथ हीट जनरेट होती है, और इसी के साथ साथ फंक्शन लाइजा भी होता है, यानी कि लॉस ऑफ फंक्शन भी होता है। यानी बेसिक जो साइंस है वो ये 4 साइंस है, ये तो होना ही होना है। यानी कि जब ये सारे प्रोसीजर होते हैं बॉडी के अंदर, ये सब जब होते रहते हैं, हमको तो पता नहीं चलता है ना कि ये सारी चीज़ें चल रही है बॉडी के अंदर। तो ये बेसिकली जब ये सब चीज़ें होती रहती हैं तो हमारे बॉडी के अंदर ये कहानी पूरी जो है वो होती है। तो जैसे कि अभी एक हमने प्रोसीजर देखा था, उसमें सिंपल हमने देखा था कि एक डैम्स और पैम्स के बारे में, कि एक मैक्रोफेजेस और मास्ट सेल्स को रिलीज़ करवा रहा है। फिर हमने देखा था कि न्यूट्रोफिल्स जो है वो कैसे बॉडी के अंदर काम कर रहा था। न्यूट्रोफिल्स के बारे में देखा था कि न्यूट्रोफिल्स जो होता है वो फैगोसाइटोसिस का काम करता है, खा जाता है। फिर हमने डेंड्रिटिक सेल्स के बारे में देखा कि डेंड्रिटिक सेल्स जो होता है वो कैसे काम करता है। बेसिकली जैसे इसमें देखा डेंड्रिटिक सेल्स जो है काम कर रहा है कैसे। अब एक चीज़ हमको और देखना था कि मैक्रोफेजेस के बारे में देखना था कि मैक्रोफेजेस जो होता है वो बेसिकली जो है वो कैसे काम करता है। तो वो भी एक बार देख लेते हैं कि मैक्रोफेजेस जो है वो कैसे काम करता है। तो इसके अंदर भी जैसे हम बनाते हैं, सपोज़ करो ये हमारा सेल सरफेस है और यहाँ पे हम दिखाते हैं कि सेल जो है वो डैमेज हुआ है। ये सेल जो है ये क्या हुआ है, डैमेज हुआ है। यहाँ पे ये टिश्यू जो है वो डैमेज हुआ है यहाँ पे। तो डैमेज हुआ है तो यहाँ पे मैक्रोफेजेस की भी रिलीज़ होते हैं, जैसे हमने बताया था। तो सपोज़ करो ये है मैक्रोफेजेस, इस तरह से बना देते हैं। ये सपोज़ करो है मैक्रोफेजेस, ठीक है। ये क्या है, मैक्रोफेजेस। तो ये मैक्रोफेजेस का भी यहाँ पे रिलीज़ हुआ है, ठीक है। अब ये मैक्रोफेजेस बेसिकली क्या करते हैं बॉडी के अंदर। ये मैक्रोफेजेस जो होते हैं, जैसे हमने बताया था कि एक डेंड्रिटिक सेल्स हो गया, मैक्रोफेजेस के बारे में देख रहे हैं। तो ये मैक्रोफेजेस जो होते हैं, ये जो डेड या फिर ऐसे सेल्स हैं जो मर रहे हैं या मर चुके हैं, ये उनको खाने का काम करते हैं। यानी कि ये ईट करते हैं डेड सेल्स को, या फिर डाइंग सेल्स को। जो सेल्स जो हैं वो मर रहे हैं या मरने वाले हैं, उनको ये क्या करते हैं, खा जाते हैं। उसके साथ साथ क्या करते हैं, नए सेल्स के लिए ये एक नया कंपार्टमेंट बनाने का भी काम करते हैं। यानी कि मेक न्यू रूम्स फॉर न्यू सेल्स। नए सेल्स जो होते हैं उनके लिए कंपार्टमेंट वगैरह भी ये बनाने का काम करते हैं। अब जो जैसे कि हम बात करते हैं, हमने बात की थी टिश्यू की। सपोज़ करो ये टिश्यू था और यहाँ पे हमने दिखाया था कि ये डैमेज हुआ है। ये सपोज़ करो यहाँ पे डैमेज दिखा दे रहे हैं कि ये डैमेज हुआ है, ठीक। ये टिश्यू डैमेज हुआ है। ठीक है। अब इसमें क्या होता है कि जो मैक्रोफेजेस होते हैं, मैक्रोफेजेस जब मतलब एक्टिवेट होते हैं तो ये क्या करते हैं, ये भी रिलीज़ करते हैं किसी चीज़ को। उस चीज़ को रिलीज़ कर, जिसको हम लोग कहते हैं ग्रोथ फैक्टर्स। क्या कहते हैं, ग्रोथ फैक्टर्स। GF कहा जाता है इसको, ग्रोथ फैक्टर्स, ठीक है। ये ग्रोथ फैक्टर्स को रिलीज़ करते हैं, ग्रोथ फैक्टर्स को रिलीज़ करेंगे। अब ग्रोथ फैक्टर्स जो होता है वो क्या करता है, ये ग्रोथ फैक्टर जो है ये हमारे बॉडी के अंदर एंजियोजेनेसिस का काम करता है। क्या करेगा बॉडी के अंदर, एंजियोजेनेसिस का काम करता है। एंजियोजेनेसिस का मतलब होता है फॉर्मेशन ऑफ न्यू ब्लड वेसल्स, फॉर्मेशन ऑफ न्यू ब्लड वेसल्स। यानी कि ये क्या करेगा, एंजियोजेनेसिस जो है ये नई ब्लड वेसल्स का फॉर्मेशन करता है। ये जो ग्रोथ फैक्टर होता है ये एंजियोजेनेसिस काम करता है, करेगा। उसके साथ साथ ये जो नया रूम बना रहा है ये भी एंजियोजेनेसिस करेगा। तो एंजियोजेनेसिस मतलब कि जैसे क्या होता है कि नई ब्लड वेसल्स का फॉर्मेशन, यानी कि क्या होता है कि जो हमारे यहाँ पे टिश्यू डैमेज हो गया है, यहाँ पे इस तरह से ये नई ब्लड वेसल्स का फॉर्मेशन होता है, इस तरह से ये
ऐसे जो है ये नई ब्लड वेसल्स का फॉर्मेशन होता है, लेकिन बाद में ये अपना काम करके फिर ये ब्लड वेसल्स जो हैं दोबारा से क्या होती हैं, ख़त्म हो जाती हैं। इस तरह से एंजियोजेनेसिस होता है, नई ब्लड वेसल्स का यहाँ पे फॉर्मेशन हुआ। इनके फॉर्मेशन के साथ मतलब कि नई ब्लड वेसल्स जो है इनका फॉर्मेशन हुआ है, इनके फॉर्मेशन के साथ क्या होता है, यहाँ पे फिब्रोब्लास्ट की सिंथेसिस होती है। इसकी सिंथेसिस होती है, सिंथेसिस ऑफ फिब्रोब्लास्ट, ठीक है। यहाँ पे फिब्रोब्लास्ट की सिंथेसिस होती है, फिब्रोब्लास्ट होता है। अब ये फिब्रोब्लास्ट की सिंथेसिस होती है, ये फिब्रोब्लास्ट जो है ये फर्दर किस चीज़ की सिंथेसिस करवाता है, ये सिंथेसिस करवाता है कोलेजन की, ये सिंथेसिस करवाएगा कोलेजन की। अब कोलेजन सबको पता होगा कि कोलेजन क्या होता है, कोलेजन जो होता है वो वुंड हीलिंग के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, यानी कि ये जो कोलेजन होता है ये क्या करवाएगा, वुंड हीलिंग करवाता है बॉडी में, ठीक है। ये बेसिकली क्या करवाएगा, वुंड हीलिंग करवाएगा। अब वुंड हीलिंग करवाएगा तो जाहिर सी बात है कि हमारा जो सेल रहेगा उसके अंदर जो वुंड मतलब कि डैमेज हुआ रहेगा वो इसके थ्रू सही हो जाएगा। यानी कि ये हमने बात की थी किस चीज़ की, मैक्रोफेजेस के बारे में। मैक्रोफेजेस क्या करते हैं, ग्रोथ फैक्टर रिलीज़ करते हैं। ग्रोथ फैक्टर जो है वो एंजियोजेनेसिस करवाएगा, यानी कि नई ब्लड वेसल्स का फॉर्मेशन करवाएगा यहाँ पे। और यही नई ब्लड वेसल्स की जब फॉर्मेशन होता है तो वो ये काम करता है, क्या करता है, फिब्रोब्लास्ट की सिंथेसिस करवाएगा, ये सिंथेसिस करवाएगा कोलेजन की, और कोलेजन जो है ये फर्दर क्या करेगा, फिर दोबारा से ये जो वुंड है इसको हील कर देगा। तो ये था मैक्रोफेजेस का काम, कि मैक्रोफेजेस जो है वो बेसिकली इस तरह से काम करता है। और एक चीज़ इसके अंदर थोड़ा सा देखना था, एक चीज़ और हम लोग को, मतलब एक छोटी सी चीज़ है, बहुत बड़ी नहीं है, कि जैसे क्या है कि हमारे बॉडी के अंदर जो डैमेज हो रहा है वो माइल्ड डैमेज हो रहा है, सपोज करो माइल्ड डैमेज यानी कि छोटा मोटा नुकसान। तो माइल्ड डैमेज जब होता है तो क्या होता है, इसके अंदर जो टिश्यू होते हैं वो रीजनरेट कर जाते हैं नॉर्मल सेल में, यानी टिश्यू रीजनरेट टू नॉर्मल स्टेट, टू नॉर्मल स्टेट टिश्यू जो है वो रीजनरेट कर जाते हैं। और वहीं पे अगर सीवियर डैमेज होता है, अगर वहीं पे सीवियर डैमेज होता है तो सीवियर डैमेज में क्या होता है, इसके अंदर फिर रिप्लेसमेंट होता है, रिप्लेसमेंट होता है, रिप्लेसमेंट होता है। अगर सीवियर डैमेज है तो रिप्लेसमेंट होता है, और किस चीज़ से रिप्लेसमेंट होता है, नॉन फंक्शनल फाइब्रस स्कार। यानी कि एक अगर माइल्ड डैमेज था तो माइल्ड डैमेज में तो जो टिश्यू था वो रीजनरेट कर गया नॉर्मल स्टेट में, लेकिन जब सीवियर डैमेज होता है तो इसमें रिप्लेसमेंट होता है। रिप्लेसमेंट यानी कि नॉन फंक्शनल फाइब्रस स्कार का मतलब क्या होता है, कि स्कार क्या होता है कि देखा होगा आपने कि जैसे मान लीजिए, जैसे सपोज करो कि ये टिश्यू तुम्हारा, ये स्किन है, ये डैमेज हो गई है, ये डैमेज हो गई है, इस पर चोट उठ लगी थी, बाद में ये क्या हो जाती है, ये हार्ड हो जाती है, हार्ड हो जाती है। और हार्ड होने के बाद जब उसके अंदर एक अजीब सा, हार्ड होने के बाद क्या होता है, एक धब्बा टाइप का, मतलब एक स्पॉट टाइप का उसके अंदर दिखाई देता है। जैसे स्किन जो है मान लो डैमेज हुई, अब यहाँ से वो निकलता है तो एक अजीब सा धब्बा टाइप का हो जाता है, इसको कहते हैं हम लोग स्कार। तो वो फाइब्रस स्कार होता है। तो यानी कि सीवियर डैमेज के वक्त क्या होता है, ऐसा ही होता है कि इस तरह का स्पॉट जो है वो वहाँ पर छोड़कर चला जाता है, और जबकि माइल्ड डैमेज के अंदर ऐसा स्कार वगैरह जो है वो जल्दी नहीं दिखाई देता है, वो ख़त्म हो जाता है। तो ये बेसिक जो था मतलब इन्फ्लेमेशन के बारे में, कि इन्फ्लेमेशन हुआ कैसे, ठीक है, उसके क्या क्या फैक्टर्स है, और फैक्टर के साथ साथ बॉडी के अंदर वो कैसे काम किया इन्फ्लेमेशन, मतलब कि सेल्स के अंदर क्या क्या हुआ, ये सारी चीज़ें। तो ये बेसिकली इन्फ्लेमेशन का हो गया। अब हमको एक देखना था कि इन्फ्लेमेशन के अंदर और कौन कौन से, जैसे कि क्या होते हैं, एडॉप्टिव चेंजेस वगैरह होते हैं, और तमाम तरह के सेलुलर और वैस्कुलर इवेंट होते हैं। तो वो भी हम लोग कर लेंगे नेक्स्ट वीडियो में, मतलब नेक्स्ट लेक्चर में इसे हम लोग कंटिन्यू करेंगे कि बेसिकली एडाप्टिव चेंजेस क्या क्या होते हैं, और तमाम तरह के वैस्कुलर और सेलुलर इवेंट्स हमारे इन्फ्लेमेशन के वक्त क्या क्या होते हैं। तो एक तो इन्फ्लेमेशन का इंट्रोडक्शन देखा, फिर हम देखा क्या चेंजेस हो रहे हैं, अब फिर ये देखा कि सेल्स के अंदर कैसे कैसे क्या रिक्रूटमेंट हुआ, कैसे मैक्रोफेजेस, कैसे डेंड्रिटिक सेल्स, कैसे न्यूट्रोफिल्स जो हैं वो रिक्रूट होकर अपना काम कर रहे हैं।
or in the next video tutorial, we will be discussing about different type of vascular changes and cellular adaptations like hyperplasia, metaplasia, hypertrophy, dysplasia, and there are certain consequences like physiological consequences and pathological consequences of these all. This we will discuss in next video lecture. Okay, then till then stay tuned, and habit of making the notes and remembering everything for your examinations. Okay, so thank you very much.